हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्सेबल गाइडलाइंस। आज की हमारी वीडियो है सैलरीड पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न पर। तो सबसे पहले तो आप अपना IRS की वेबसाइट पर चले जाएंगे। उसका एड्रेस ऊपर आपको मेंशन किया हुआ है irs.fbr.gov.pk पर। तो आप वाली वेबसाइट पर चले जाएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। इसके बाद जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर चले जाएंगे, जिनका NTN नहीं बना हुआ, और उसके बाद जाकर अपनी सारी डिटेल्स इस पर इंपुट कर देंगे वन बाय वन। सारी डिटेल इंपुट करने के बाद ये आपके पास नीचे कैप्चा दिया हुआ है। कैप्चा को आप वैसे ही आगे फिल कर सबमिट कर देंगे तो इसके बाद आपके पास SMS कोड आएगा और ईमेल कोड आएगा जो आप इसमें इंपुट करेंगे। उसको आप इंपुट कर देंगे तो उसके बाद आपका IRS का ID पासवर्ड आ जाएगा, SMS पर भी और ईमेल पर भी। इसके बाद इनका NTN बना हुआ है और ID पासवर्ड नहीं बना हुआ है IRS का, तो ई-एनरोलमेंट करेंगे और सारी डिटेल्स इनपुट कर वही कैप्चा डाल देंगे। इसी तरह उनके पास SMS कोड आएगा और ईमेल कोड आएगा, वो इनपुट करेंगे तो ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा उनके पास SMS और ईमेल पर। तो आप लॉगिन करते हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने पिछली वीडियोस में भी बनाई, उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की। तो हम लॉगिन हो गए। लॉगिन होते ही हमारे पास ये इंटरफेस आता है। ये इंटरफेस मैं पहले भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ, आप मेरी पिछले वीडियोस देख सकते हैं। सैलरीड इनकम टैक्स पर मैंने पार्ट्स में वीडियोस बनाई हैं, उसमें आप जाकर क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से इनकम टैक्स फाइलिंग होती है और FBR मालूमात में किस तरीके से डिटेल देखी जा सकती है। तो सबसे पहले आप सैलरी रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पर सैलरी रिटर्न पर जाकर क्लिक करेंगे। सैलरी रिटर्न पर क्लिक करते ही आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस पर आप साल डालेंगे, किस साल का आपको फ़ाइल करना है, 2023 डालेंगे तो, और कंटिन्यू कर देंगे तो आपके पास ये सारा फॉर्म खुल जाएगा। अब ये सबसे पहला फॉर्म जो है सैलरी का है। इसमें आप अपनी ग्रॉस सैलरी डालेंगे, रिसीव्स टोटल अमाउंट के नीचे जो आपके पास का सेल्स आ रहे हैं या बॉक्सेस कह लें, उनमें आप डालेंगे अपनी ग्रॉस सैलरी डालेंगे। ग्रॉस सैलरी में डालने के बाद आपके इसके बाद जो अमाउंट एग्जेम्प्टेड है टैक्स से या फाइन टैक्स वगैरह में तो आप इस बॉक्स में डाल देंगे। इस बॉक्स में डालते ही फिर आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये थर्ड बॉक्स जो है उसमें आपके पास आ जाएगी नेट सैलरी जो टैक्सेबल होगी। इसी तरह नीचे अलाउंसेस दिए हुए हैं जो आप रीइंबर्स करवाते हैं या जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं जो आपकी सैलरी में इंक्लूड हो जाते हैं बाद में, तो वो भी आपके टैक्सेबल होते हैं। उसको भी ग्रॉस अमाउंट आप इंपोर्ट कर देंगे। एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट करवानी हो तो वो भी आप इसमें इंपोर्ट करेंगे। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है उसका भी लिंक मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप इजीली वो भी देख सकेंगे कौन से अलाउंसेस या रीइंबर्समेंट से आपकी जो ग्रॉस सैलरी में एडअप होकर आपकी टैक्सेबल सैलरी में आ जाते हैं। फिर इसके बाद टैक्स चार्जेबल में आप जाते हैं तो टैक्स चार्जेबल में जाकर एडजस्टेबल टैक्स में जाते हैं। एडजस्टेबल टैक्स में जाकर आप सेक्शन 149 को सर्च करें तो ड्यूरिंग द ईयर जो आपके टैक्स डिडक्ट हुए हैं अंडर सेक्शन 149 वो आप इनपुट करेंगे। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है रिसीट वैल्यू डालने की क्योंकि ये एडजस्टेबल टैक्स है। आप टैक्स अमाउंट भी डाल सकते हैं, वो वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं रिसीट्स वाला। इसके अलावा एडजस्टेबल टैक्स में और भी सेक्शंस दिए हुए हैं जो ड्यूरिंग द ईयर आपके जिस पे टैक्सेस डिडक्ट होते हैं। एज अ विद होल्डिंग टैक्स होता है, कुछ विद होल्डिंग टैक्स लिखते हैं, कुछ एडवांस टैक्सेस लिखते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर आपकी डिडक्शन जो भी होती है तो आप उसको अपनी सैलरी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब सैलरी का एडजस्टमेंट इस तरीके से कर सकते हैं जो आपकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से वो डिडक्ट हो जाएंगे और वो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी कम करते हैं। तो बहुत सारे नीचे सेक्शंस दिए हुए हैं। नॉर्मली जो होते हैं टेलीफोन्स का बिल हो गया या सेल फ़ोन के कार्ड्स की जो आप रिचार्ज वगैरह करवाते हैं उस पर टैक्स डिडक्ट होता है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तो आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, सेल की है, उसके ऊपर भी टैक्स डिडक्ट होता है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद मोटर व्हीकल पर हो गया या अलग अलग बहुत सारे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। बैंक वगैरह आपको डिडक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 151, उसकी भी मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं लिंक नीचे मेंशन करूँगा। जितने भी मैंने वीडियोस बनाई है सैलरी से रिलेटेड
इनकम टैक्स की, तो वो मैं उनके सब की मैं डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक्स पोस्ट कर दूंगा। उन वीडियो में क्या सिखाया गया वो सब आप देख सकते हैं। इसी तरह टैक्स क्रेडिट्स है, डिडक्टेबल अलाउंसेस है। डिडक्टेबल अलाउंसेस का भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें भी आपको मैंने हर चीज़ बताई कि डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, किन किन के अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज़कात हो गई, तो उनमें से एक एग्जांपल है, वो आप उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इसी तरह से वो आपकी सैलरी उतनी अमाउंट से कम हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी मैंने आपको समझाई हुई है पिछली वीडियो में, उसका भी लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा। इसी तरह टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं वो भी मैंने समझाया है, वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा डिटेल में। सारे आपको मैंने उसकी कैलकुलेशन बताई हुई है, टैक्स क्रेडिट की कैसे कैलकुलेशन होती है। इन शॉर्ट टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, टैक्स क्रेडिट्स के लफ्ज़ से आपको समझ आ रहा होगा कि टैक्स जो बनता है उसमें से आप क्रेडिट क्या हासिल कर सकते हैं, कितनी अमाउंट से आपका टैक्स कम हो सकता है। इसी तरह फाइनल टैक्स आ जाते हैं। फाइनल टैक्स की भी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जो ड्यूरिंग द ईयर आके डिडक्ट होते हैं। टैक्स एक ही बार, फाइनल टैक्स का मतलब ये एक ही बार डिडक्ट हो जाते हैं, तो उनकी भी एक कैटेगरी होती है जो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटेशन पर आकर आप देख लेते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आपके कौन कौन से टैक्सेस डिडक्ट हुए हैं। विथ होल्डिंग टैक्सेस हो गए, तो इसी तरह फिर नीचे आपकी कैलकुलेशन आ जाती है रिफ़ंडेबल। अगर रिफ़ंडेबल बन रहा है, फॉर एग्जांपल रिफ़ंडेबल उस सूरत में बनता है कि जब आपका जो टैक्स बन रहा है, लायबिलिटी जो बन रही है, टैक्स लायबिलिटी आपने उससे एक्सेस पे कर दिया, तो वो रिफ़ंडेबल टैक्स बन जाता है। इसके बाद एडमिटेड टैक्स जो होता है वो आपको पे करना होता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 116। सेक्शन 116 जो डील करता है वो आपकी बैलेंस स्टेटमेंट से करता है। उसमें आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को इनपुट करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ को इनपुट करते हैं तो उनको आपको बताना पड़ता है कि क्या सोर्स ऑफ इनकम है जिनके थ्रू आपकी लायबिलिटीज़ बनती गई है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सारे आ जाते हैं। इसमें आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस डालते हैं ड्यूरिंग द ईयर, क्या एक्सपेंसेस किए हैं आप। इसी तरह एक्सपेंसेस में आप देख रहे होंगे कंट्रीब्यूशन बाय फैमिली मेम्बर। अच्छा, ये एक्सपेंसेस नहीं होता, ये आपके एक्सपेंसेस के पैसे जो आपको मिलते हैं फैमिली मेम्बर से वो इनपुट होते हैं। ये आपके एक्सपेंसेस की फ़ी को कम कर देते हैं। एक तरीके से ये इनफ्लो होता है आपका, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा जब आप अपने एक्सपेंसेस इनपुट करें। इसके बाद रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स आ जाती है, मतलब कि आपके नेट एसेट्स जो बने हैं उसको आपको रिकन्साइल करना होता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपके पास कितना इनफ्लो आया, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का कितना आपका एसेट था और इस ईयर कितना इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुआ, और एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद आपकी वेल्थ जो है रिकन्साइल हो रही है क्या नहीं। तो टोटल मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई, उसका भी मैं लिंक पोस्ट करूँगा ताकि आप डिटेल में देख सकें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू एक और बार दे दूं, ताकि अगर आप लोग को जो चीज़ समझ नहीं आई हो पिछली वीडियोस में, आप इसमें देख लें। तो इसके बाद कैपिटल एसेट्स हैं। कैपिटल एसेट्स उस सूरत में आते हैं 7E का, जैसे कि आप देखें आज सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2022 में, इस साल से इम्प्लीमेंट है, पिछले साल उन्होंने छोड़ दिया था, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई, उसका भी लिंक मैं पोस्ट कर दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो AOP पर होगी।